नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप यह पूरा वीडियो देखकर जाते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं ये पूरे प्रश्न आपको लिखकर अच्छे से याद करके जाना है। और यह वीडियो 2021 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनाया जा रहा है और इस पे मैंने दे रखा है कि अब की बार 90 पार। तो मतलब 90 आपको कम से कम 100 में से 90 अंक प्राप्त करने ही हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, इसके बाद अतिलघु उत्तरी प्रश्न बताऊंगा, इसके बाद में लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया? वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा है वक्रता केंद्र पर। सी नंबर है वक्रता केंद्र से परे। और डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनकर बताना है। तो आप बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात अवतल दर्पण और ध्रुव के बीच में जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सीधा आभासी छोटा, बी नंबर है ऑप्शन सीधा आभासी बड़ा, और सी नंबर है सीधा वास्तविक बड़ा, और डी है सीधा वास्तविक छोटा। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीधा आभासी और बड़ा। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से नहीं बदलती। अर्थात जब एक प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं बदलती है? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तीव्रता या वेग। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीव्रता, जो कि नहीं बदलती है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आवृत्ति, जो कि आवृत्ति नहीं बदलती है। इसके साथ ही चौथा प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अर्थात चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है, या चंद्रमा पे जाने वाले यात्रियों को चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? बैंगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है या सफेद दिखाई देता है? तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि चंद्रमा पर जाने वाले यात्रियों को या चंद्रमा पर खड़े होकर देखने वाले व्यक्तियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है, जबकि इधर से नीला दिखाई देता है। इसके साथ ही पांचवा क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव होता है अनंत पर, 2f पर, f पर या f व c के बीच, अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका आंसर आपको चार ऑप्शन में से बताना है। और सॉरी, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। तो अनंत पर, 2f पर, f पर या f व c के बीच। तो इन चार ऑप्शन में से आपको छांटकर बताना है कि यह अवतल लेंस के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो वह 2f पर होता है। इसके साथ ही छठवां क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या अनंत पर? तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि वह अनंत पर होता है। तो इसके साथ ही सातवां क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को अपने चश्मे में प्रयुक्त कराना होगा। तो जिस व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है वह अपने चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करता है, इस प्रश्न में यह पूछा गया है। तो अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, और उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो आपको इनमें से चार ऑप्शन में से बताना है।
तो चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। तो इसके साथ ही आठवां प्रश्न है, जब गोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई होती है एफ ओ गुणे एफ ई, बी नंबर है एफ ओ माइनस एफ ई, सी नंबर है एफ ओ अपन एफ ई, और डी है एफ ओ प्लस एफ ई। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, एफ ओ प्लस एफ ई। इसके साथ ही नौवां प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको छांट करके बताना है कि इनमें से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सी दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, खगोलीय दूरदर्शी। इसके साथ ही 10वां क्वेश्चन है, ओम का नियम सत्य है, अर्थात इन चारों ऑप्शनों में से किसके लिए ओम का नियम सत्य होता है? तो केवल धात्विक चालकों के लिए, अधात्विक चालकों के लिए, या केवल अर्धचालकों के लिए, या सभी के लिए? तो इनमें से आपको छांट करके बताना है कि ओम का नियम किनके लिए सत्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल धात्विक चालकों के लिए। इसके साथ ही 11वां प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होगा, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम, ओम प्रति मीटर, सी नंबर है ओम गुणे मीटर, या डी है म्यू। तो इन चारों में से प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणे मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 12वां क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, अर्थात किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत विभवांतर का, विद्युत सामर्थ्य का, ऊर्जा का, या आवेग का? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि विद्युत विभवांतर किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। इसके साथ ही 13वां प्रश्न है, किसी प्रतिरोध आर में टी समय तक तथा धारा आई प्रवाहित की जाती है, व्यय विद्युत ऊर्जा होगी आई आर टी या आई आर स्क्वायर टी। सी नंबर है आई स्क्वायर बराबर आर अपान टी, डी नंबर है आई स्क्वायर आर टी। तो इन चार ऑप्शन में से आपको छाड़कर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आई स्क्वायर आर टी। इसके साथ ही 14वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर, बी नंबर है वेबर मीटर स्क्वायर, या सी नंबर है वेबर, और डी नंबर है वेबर गुणे मीटर, या वेबर इंटू मीटर। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर अपान मीटर स्क्वायर। इसके साथ ही 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का, बी नंबर है टेस्ला, सी नंबर है वेबर, और डी नंबर है वेबर मीटर का। तो चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर का मात्रक होता है। अब पीतल किसे कहते हैं? 16 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किसे कहते हैं? तो ए है धातु को, बी है उपधातु को, सी है मिश्र धातु को, और डी है अधातु को। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि पीतल किसे कहते हैं। तो पीतल मिश्र धातु को कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर अपघटित होने वाला ऑक्साइड ZnO, बी नंबर है Al2O3, सी नंबर है CuO, डी है HgO। अर्थात गर्म करने पर अपघटित होने वाला ऑक्साइड कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो HgO ऐसा ऑक्साइड है जो गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अपचयक है F माइनस, बी नंबर है Cl माइनस, सी नंबर है Br माइनस, और डी नंबर है I माइनस। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे
प्रबल अपचयक क्या है? तो यह I- है। इसके साथ ही 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Fe, Zn, Cu, Mg। तो इन चार में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से विस्थापित अम्ल विस्थापित नहीं करती है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा Cu अर्थात कॉपर। तो इसके साथ ही 20वां क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? Pb, Cu, Al, Ag। तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर Pb। गैलेना Pb धातु का अयस्क होता है। इसके साथ ही 21वां क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन या बेसेमरीकरण। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह प्रक्रिया भर्जन द्वारा की जाती है। इसके साथ ही 22वां क्वेश्चन है, 2FCl3 प्लस H2O प्लस गुणे अर्थात इस गुणे के स्थान पर क्या आएगा यही पूछा है। और 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl अभिक्रिया में X क्या है? अर्थात यह X है, इस स्थान पर S आएगा, 2H2S आएगा या SO2 आएगा या Cl2 आएगा। तो यह आपको बताना है। तो आप इन चार ऑप्शन में से बताएंगे कि X के स्थान पर क्या आएगा। तो X के स्थान पर SO2 आएगा। तो यह आपको याद रखना है। इसके साथ ही 23वां क्वेश्चन है, SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है, इसमें SO2 कार्य करती है। तो इसके ऑप्शन है ऑक्सीकारक का, अपचयक का, अम्ल का, क्षार का। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दीजिए इसका आंसर। तो इसका ऑक्सीकारक आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 24वां क्वेश्चन है, सबसे प्रबल क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O, बी नंबर है MgO, सी है Al2O3, डी है SiO2। तो इन चार ऑप्शन में से सबसे प्रबल क्षारीय ऑक्साइड आपको बताना है। तो इसका सबसे प्रबल क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा Na2O। इसके साथ ही 25वां क्वेश्चन है, Li विकिरण संबंध दर्शाता है, अर्थात यह किसके बीच संबंध दर्शाता है? Na के बीच, K के बीच, Al के बीच और डी नंबर ऑप्शन है Mg के बीच। तो यह किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो यह Mg के बीच संबंध दर्शाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, बी नंबर ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी नंबर ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल और डी नंबर है प्रोपेनोइक अम्ल। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसके साथ ही 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित हैं? ए नंबर ऑप्शन है CH3COOH, बी नंबर है CH3CH2OH, सी नंबर है C6H5OH और डी नंबर है H2O। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा CH3CHO, CH3CH2OH। इसके साथ ही 28वां क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? एथाइन, एथीन, एथेन, एथिल क्लोराइड। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि फलों को कृत्रिम रूप से
पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एथीन का उपयोग करते हैं कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। इसके साथ ही 29वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन, जिसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। बी नंबर है C2H6 अर्थात एथेन और बी नंबर एथेन और सी नंबर प्रोपेन और डी नंबर ब्यूटेन। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो आप आंसर देंगे मेथेन। मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, जिसका सूत्र CH4 होता है। अब 30वां क्वेश्चन। तो 30वां क्वेश्चन है, क्षार और वासा के बीच अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटन, आसवन, साबुनीकरण या निर्जलीकरण। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्षार और वासा के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात साबुन बनाने के लिए क्षार और वासा दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके साथ ही 31वां क्वेश्चन है, मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? 2, 3, 4 या अनेकों पिंड होते हैं? तो आपको इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से देना है। तो इसका आंसर आप देंगे 3। इसके साथ ही 32वां क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है एपिडिडाइमिस, अधिवृक्क और प्रोटेस्ट ग्रंथि या अग्नाशय। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि का नाम बताना है। तो इसमें आप बताएंगे सी नंबर, प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसके साथ ही 33वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जड़ों द्वारा या सभी के द्वारा। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण अर्थात वह किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अर्थात स्थानांतरण। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो इसमें आप इसका आंसर देंगे फ्लोएम द्वारा। इसके साथ ही 34वां क्वेश्चन है, निम्न में प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ए नंबर है पेप्सिन, बी नंबर है लाइपेज और सी नंबर है टायलिन और डी नंबर है सभी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। तो इनमें से आप आंसर करेंगे पेप्सिन। तो 35 नंबर है, मस्तिष्क में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस या एड्रिनल। तो इनमें से आपको बताना है कि मस्तिष्क में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो मस्तिष्क में थाइमस अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। इसके साथ ही 36वां क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया जीवाणु से, जंतुओं से, पादपों से या फफूंद से। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से साइटोकाइनिन सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त किया गया यह बताना है। तो आप इस 36 का आंसर देंगे डी नंबर, फफूंद से। इसके साथ ही 37वां है, मस्तिष्क या मानव का मस्तिष्क को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में? तो आपको बताना है कि 2 भागों में। इसके साथ ही 38वां क्वेश्चन है, निद्रा कारक दवाई है, अर्थात इन चारों में से निद्रा कारक दवाई कौन सी है? एम्फीटेमिन, चरस और गांजा, अफीम और बार्बिट्यूरेट्स। तो इन 4 में से निद्राकारी दवाई कौन सी है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बार्बिट्यूरेट्स। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, बीजों को पीला तथा गोल लक्षण होता है, अर्थात बीजों का पीला और गोल लक्षण किसके कारण होता है? तो यह भ्रूण प्रभावी होता है,
अप्रभावी होता है, समप्रभावी होता है या अपूर्ण प्रभावी होता है। तो इसका आंसर आप 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि बीजों का पीला और गोल रंग लक्षण किसके कारण होता है। तो यह पूर्ण प्रभावी होता है। इसके साथ ही बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न है, सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। 44 प्लस एक्स एक्स, 46 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, 46 प्लस एक्स एक्स, 46 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो वह 44 प्लस एक्स वाई पाए जाते हैं। अब चलते हैं अतिलघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। पहला अतिलघु उत्तरी प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण तथा फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या में एफ बराबर r/2 का संबंध है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो इनको आप अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको वीडियो देखने से याद होता है तो आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो आप कॉपी पर लिखकर ये सारे प्रश्न याद करने हैं आपको अच्छे तरीके से, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ ही किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो वह हीरा है। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा इसके लिए सबसे कम होता है। तो वह है कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, अर्थात अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। तो अपवर्तनांक अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1/2 बराबर 1/sin c। इसके बाद में 5वां नंबर प्रश्न है, उस लेंस का नाम बताइए जिससे हमेशा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह अवतल लेंस है। इसके साथ ही 6वां अतिलघु उत्तरी प्रश्न है, एक मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो उसकी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष है। तो यह दूरदृष्टि दोष होगा। इसके साथ ही 7वां प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी पर बनता हो। तो इसका m बराबर -FO/FE और मंझला ब्रैकेट 1 प्लस FE/D ब्रैकेट बंद। 8वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1/6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। 9वां प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसके साथ ही 10वां प्रश्न है, किस यंत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अर्थात किस यंत्र की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो उसका नाम डायनमो है। इसके साथ ही 11वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके साथ ही 12वां प्रश्न है, गॉस तथा न्यूटन अर्थात न्यूटन को एम्पियर मीटर भी कहते हैं में क्या संबंध है। तो एक गॉस में 10⁻⁻4 न्यूटन होते हैं अर्थात एम्पियर मीटर होते हैं। 13वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मात्रक होता है। इसके साथ ही 14वां प्रश्न है, दो धातुओं के नाम एवं प्रतीक लिखिए। तो कापर जिसका Cu प्रतीक होता है, कापर को Cu से प्रदर्शित करते हैं, और आयरन जिसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही 15वां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में क्या संबंध है। तो अपचयन विभव बराबर माइनस ऑक्सीकारक विभव या इनका संबंध होता है।
इसके साथ ही 16वां प्रश्न है जल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है। तो जल का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.41 वोल्ट है। इसके साथ ही 17वां बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, इसका सूत्र लिखिए। तो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है और इसका सूत्र क्या है। तो बॉक्साइड Al धातु का अयस्क है और इसका सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O है। इसके साथ ही 18वां प्रश्न है अमोनिया के खोजकर्ता कौन हैं। तो अमोनिया के खोजकर्ता पिस्टले हैं। इसके साथ ही 19वां क्वेश्चन है अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। तो अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। 20वां प्रश्न है हाइड्रोजन किन तत्वों को कहा जाता है। तो हाइड्रोजन F, Cl, Br, I अर्थात इस वर्ग के 17 तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। IUPAC का मुख्यालय कहाँ है। तो IUPAC का मुख्यालय जिनेवा में है। इसके साथ ही 22वां क्वेश्चन है स्टार्च का सूत्र लिखिए। तो स्टार्च का सूत्र C6H10O5 ब्रैकेट बंद N है। इसके साथ ही 23वां क्वेश्चन है LPG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो इंग्लिश में इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। इसके साथ ही 24वां प्रश्न है साबुन का सामान्य सूत्र क्या है। साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA या RCOOK है। इसके साथ ही 25वां क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा कार्य लिखिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। इसके साथ ही 26वां क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इसके साथ ही 27वां क्वेश्चन है किस शिरा की शुद्ध रुधिर पाई जाती है, अर्थात किस सिरे में शुद्ध रुधिर पाई जाती है। तो यह फूसीय शिराओं द्वारा पाई जाती है। इसके साथ ही 28वां क्वेश्चन है श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है। तो यह जीव द्रव तथा माइटोकाइंड्रिया में होती है। इसके साथ ही 29वां क्वेश्चन है घेंघा रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो घेंघा रोग का प्रमुख कारण भोजन में आयोडीन की कमी होती है। इसके साथ ही 30वां क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही 31वां क्वेश्चन है पौधों में कायिकी जनन की 2 विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो इसका कायिक जनन की 2 विधियां रोपण और कलम लगाना है। इसके साथ ही 32वां क्वेश्चन है अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो अफीम पोस्त नाम के पौधे से प्राप्त की जाती है। 33वां क्वेश्चन है तंबाकू जिसे धूम्रपान कहते हैं के सेवन से होने वाली 2 हानियां या दुष्प्रभाव लिखिए। तो कैंसर और दमा 2 बीमारियां तंबाकू से होती हैं और भी कई होती हैं, इधर 2 ही हानियां पूछी हैं। इसके साथ ही 34वां क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभावित किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसके साथ ही 35वां क्वेश्चन है आदिकाल में वातावरण में किन गैसों का बाहुल्य था। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। मैं ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने वाला था, फिर मैंने एक क्वेश्चन और बता दिया। मैंने कहा एक ही क्वेश्चन छोड़ना है क्योंकि इससे पहले वाले जो सामाजिक विज्ञान का पूरा मैंने आपको एक वीडियो दिया है जिसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसमें भी मैंने एक ही प्रश्न आपके लिए छोड़ा है, तो इसमें भी मैं एक ही प्रश्न छोड़ा हूँ, इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही अब लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। तो
पहला लघु उत्तरी प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है पूरा साल उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है और अब शुरू कर रहे हैं उनके लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। तो आपको यह अच्छे से पूरा वीडियो तैयार करके जाना है। तो प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो इसके लिए ही मैं फटाफट इसे बिना कुछ इधर उधर का बताए हुए आपका टाइम वेस्ट किए, और मैं आपको ये बता रहा हूँ और ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। इसके साथ ही आप परावर्तन के नियम देखेंगे। तो परावर्तन के नियम है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई आपतन कोण होता है और कोण आर परावर्तन कोण होता है। इसके साथ ही दूसरा लघु उत्तरी प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? आपको वीडियो देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है, और आपने यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको इनमें से कई प्रश्न मिले होंगे, अर्थात कई सेट बनते हैं, इसलिए उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रश्न आपके ही पेपर में आएंगे, लेकिन अत्यधिक प्रश्न आपके पेपर में आएंगे इनमें से। तो यह आपको सोचकर चलना है और आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये 100% क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन कई पेपर होते हैं, इसलिए कुछ प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, कुछ पेपर दूसरे प्रश्न पत्र पे आते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आते हैं, तो आपको सभी प्रश्न तैयार करके जाना है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, बैंगनी प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश की किरण सबसे कम विचलित होती है। इस कारण से जब कोई श्वेत प्रकाश किसी किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवों रंगों में विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यह वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे तो वह देख लेते हैं। यदि लेंस से अपवर्तित होकर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अर्थात काटती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी किसे कहते हैं? तो स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी किसे कहते हैं? तो नेत्र के निकट जिस निम्नतम दूरी पर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, तथा इस निम्नतम दूरी को स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी कहते हैं। इसके साथ ही 5वां प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या अर्थ है? तो नेत्र की असमंजन क्षमता का छोटा सा अर्थ है, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात ये इतने छोटे छोटे आंसर आपको लघु उत्तरी प्रश्न में देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ही 6वां प्रश्न है, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँखों पर बनने वाले दर्शन कोण और बिना यंत्र के केवल आँखों से देखने पर वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के
अनुपात को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना कोण और अपान वस्तु द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण। तो यह आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7। तो 7वां प्रश्न है ओम के नियम का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यदि लगाया गया विभवांतर B तथा चालक में धारा I हो तो B I के समानुपाती होता है, अथवा B अपान I बराबर R, जो कि R एक नियतांक का कार्य करता है। इसके साथ ही इस नियतांक R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक के पदार्थ, उसकी लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल तथा ताप पर निर्भर करता है, R का मान। इसके साथ ही 8वां प्रश्न विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर अदिश राशि होती है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं, अर्थात जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। 9वां प्रश्न है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का ताप बढ़ जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव पर आधारित उपकरण हीटर, विद्युत इस्त्री जिसे प्रेस कहते हैं इंग्लिश में, बल्ब, विद्युत आदि होते हैं। अब 10वां प्रश्न लेंज का नियम। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। इसके साथ ही 11वां प्रश्न मिश्र धातु क्या होते हैं। इन्हें किन्हीं दो मिश्र धातुओं के संगठन व उपयोग लिखिए। तो दो या दो से अधिक धातुएं एक का एक समांगी मिश्रण मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु संगठन और उपयोग। मिश्र धातु जैसे पीतल है तो इसका संगठन 70% Cu अर्थात कॉपर और 30% जिंक होता है, और इसका उपयोग तार बनाने में, मशीनों में और बर्तन बनाने में किया जाता है। दूसरा जैसे जर्मन सिल्वर है तो इसमें 50% कॉपर, 35% जिंक और 15% निकिल होता है, और इसका प्रयोग है या उपयोग है बर्तन बनाने और मूर्तियां बनाने में आदि में किया जाता है। इसके साथ ही 12वां प्रश्न है मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है धातु की क्षण को 25 अंश पर मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, अतः उस धातु का मानक विभव कहलाता है, और मानक विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही 13वां प्रश्न है भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो उत्तर है सांद्रित अयस्क को एक परावर्तनी भट्ठी में उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इस भट्ठी में चूल्हा बीच में होता है जहाँ पर चार्ज रखा जाता है। इसके एक ओर
फायरप्लेस व दूसरी ओर चिमनी होती है। ज्वाला की लपटें छत में विक्षेपित होकर चार्ज को गर्म करती हैं। उदाहरण जैसे कॉपर पायराइट ऑक्सीकृत होकर Cu2S व Fe में बदल जाता है। जैसे दो मात्रा लेंगे Cu की FeSO2 और इसे गर्म करेंगे और इसके साथ ही Cu2S और प्लस 2FeS ये बनाएंगे। इसके बाद में ये दोनों अलग हो जाएंगे और इसके साथ ही ये SO2 गैस है ये उड़ जाएगी, जो कि कॉपर पायराइट का ये सूत्र है और क्यूप्रस सल्फाइड का ये सूत्र है और फेरस ऑक्साइड का ये सूत्र है, जो कि ये दोनों बन जाएंगे और ये सल्फर ऑक्साइड उड़ जाएगी। इसके साथ ही 14वां प्रश्न है, कॉपर के दो सल्फाइड आयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। बेसिमरीकरण में प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जैसे कि कॉपर पायराइड, इसका सूत्र CuFeS2 है और कैल्कोसाइड का सूत्र Cu2S है। तो पहला Fe का ऑक्सीकरण होकर FeO बनता है, जो रेत के साथ क्रिया करके धातुमल बनाता है। और इसके साथ ही अब दूसरा 2FeS प्लस 3O2 इनकी अभिक्रिया जब होती है तो 2FeO प्लस 2SO2 बनता है। अर्थात ये फेरस सल्फाइड का सूत्र है, यह ऑक्सीजन का सूत्र है और यह फेरस सिलिके ऑक्साइड का सूत्र है और यह सल्फाइड ऑक्साइड डाइऑक्साइड का सूत्र है। और इसके बाद में फेरस ऑक्साइड FeO प्लस सिलिका SiO2 और जब इनका रिएक्शन होता है तो FeSiO3 फेरस सिलिकेट अर्थात इसे धातुमल भी कहते हैं, तो यह बनता है। अब 15वां प्रश्न है, विरंजक क्रिया क्या होती है? SO2 गैस की विरंजक क्रिया समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो विरंजक क्रिया अपचयन द्वारा विरंजन करती है। नमी की उपस्थिति में हाइड्रोजन मुक्त करती है, जो रंगीन पदार्थ में बदलता है। अर्थात SO2 प्लस 2H2O अर्थात जल की दो मात्रा लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं तो H2 ये आ जाता है और SO ये और इसमें से दो मात्रा इधर से ले लेंगे ये, तो इधर जब ये दो की गुणा होगी तो इधर H4 हो जाएंगे और टू जो O की मात्रा है वो दो हो जाएगी, तो दो मात्रा इधर से लेंगे O की और दो इधर से मात्रा लेंगे, तो जो O की मात्रा है वो 4 हो जाएंगी, तो H2 और SO4 हो जाएंगे। और इसके बाद जो 2H बचेंगे, 2H तो इधर आ जाएंगे और 2H बचेंगे वो इधर चले जाएंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे और H को ब्रैकेट में कर देंगे, रंगहीन पदार्थ, और H जो बचेगा वह रंगहीन पदार्थ हो जाएगा। SO2 का विरंजक गुण अस्थायी होता है। वायु में रखने पर पदार्थ ऑक्सीकरण हो जाने पर पुनः रंगीन हो जाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न, रासायनिक समीकरण देते हुए बताइए कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। मेथेन से एथेन, एथिल एल्कोहल से एथीन। तो ये दोनों बताना है, इनके रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो पहला है मेथेन से एथेन, तो ये मेथेन का सूत्र है मेथेन, और इसे Cl2 के साथ जब गर्म करेंगे तो यह मेथेन क्लोराइड अर्थात इसे Cl क्लोराइड कहते हैं। जब इसके साथ मेथेन क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो मेथेन क्लोराइड बन जाएगा CH3Cl। इसके साथ ही जब इसे ईथर के साथ गर्म करेंगे अर्थात 2N के साथ गर्म करेंगे तो यह CH3 और CH3 बन जाएगा अर्थात एथेन बन जाएगा। एथेन का यह सूत्र है। इसके साथ ही दूसरा है एथिल एल्कोहल से एथेन, अर्थात यह एथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3CH2OH।
और इसे लाल अर्थात P+HI के साथ गर्म करेंगे तो यह एथेन बन जाएगा CH3CH3। इसके साथ ही 17वां क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या अर्थ है, इसकी दो उपयोगिता लिखिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का अर्थ और उपयोगिता, इसे डीएनए का एंडोन्यूक्लियेजम एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए अणुओं के खंडों के मिश्रण में से उस खंड को पृथक किया जाता है जिसमें वांछित जीन होता है। इस विधि का उपयोग माता पिता या संतान कर सकते हैं। इसके साथ ही 18वां क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हेमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने या कट जाने पर रुधिर का बहना अर्थात खून का बहना, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति में अधिक रक्त स्राव होने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, अर्थात अधिक खून बहने से उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे व्यक्ति में चोट वाले स्थान पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है। इस रोग का जीन एक्स लिंक गुणसूत्र पर स्थित होता है, अर्थात इसे एक्स लिंक संलग्न रोग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप हीमोफीलिया रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी का आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, मेंडल के प्रभाविता के नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के संस्करण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में दोनों में से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण तथा जो प्रकट नहीं होता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में तुलनात्मक लक्षणों में से कोई एक लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब लघुत्तरी प्रश्न का 20वां प्रश्न है जो कि इसका अंतिम प्रश्न है, नशीली औषधि किसे कहते हैं, उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। तो इसका छोटा सा उत्तर है, कुछ रासायनिक पदार्थों जिनका उपयोग शरीर की भलाई के लिए किया जाता हो वह औषधि या दवा कहलाती हैं। उदाहरण बेलियम, ल्यूमिनल, क्लीबेनिल। तो यह 3 उदाहरण हैं नशीली औषधियों के। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अर्थात उत्तल दर्पण का उभरा हुआ इधर पर उभरा हो जाएगा। इसके साथ ही अवतल दर्पण के उपयोग, तो इसका पहला उपयोग हो जाएगा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा नाक, गला व कान के डॉक्टर आंतरिक भागों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही इसका दूसरा उपयोग है, परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग अभिदर्शक के रूप में होता है। इसके साथ ही उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्वर में लगे होते हैं। इसके साथ ही उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिनसे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। दूसरा
सड़क पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्तल दर्पण लैंप के प्रकाश को काफी बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं। तो इसके साथ ही दीर्घ उत्तरी प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अर्थात किसी वायु से जब कांच में जाती है, तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब पर अपवर्तन कोण आर का मान 90 हो जाता है। जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण आर का मान 90 हो जाता है उसे क्रांतिक कोण आर क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पूरी घटना समझनी है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ये सब कैसे आया है, ये 2 क्या है, n क्या है, 1 क्या है और ये साइन आई साइन आर क्या है, अच्छे से मैंने समझा रखा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। और इसमें टाइम की कमी के कारण मैं इसे इस प्रकार से बता रहा हूँ, शायद ही आपके समझ में ना आए। ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर, जहाँ पर क्रांतिक कोण अर्थात सी आपतन कोण आई के बराबर हो जाता है, अर्थात आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण सी हो तो आर 90 अंश हो जाता है। तो पहले दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन आई की जगह पर जब साइन आई के बराबर सी है तो साइन सी अर्थात क्रांतिक कोण सी आ जाएगा, और उसके बाद साइन आर बराबर अर्थात साइन और आर बराबर आर की जगह पर 90 अंश आ जाएगा बराबर साइन सी। अब 1/1 साइन सी, जो यह प्रकाश की उत्क्रमणीयता से लिया गया है, बराबर साइन सी। ये मैंने पहले बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप समझ सकते हैं अच्छे से। और इसका ये फार्मूला निकल के आता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 साइन सी। यह सूत्र निकल के आता है। यदि आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से अधिक हो जाए तो अपवर्तन कोण आर का मान 90 से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें देख लेते हैं। प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा है आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से अधिक होना चाहिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनका निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर है, सामान्यतः स्वस्थ नेत्र में उनके दृष्टि विस्तार में स्थित सभी वस्तुओं का लेंस द्वारा रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, परंतु कभी कभी आंखों की स्मंजन क्षमता कम हो जाने का कारण यह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, जिससे नेत्र में दृष्टि दोष हो जाते हैं। अब दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो पहला है निकट दृष्टि दोष का निवारण पहले देखेंगे हम, और फिर दूर दृष्टि दोष का निवारण देखेंगे, और फिर जरा दृष्टि दोष का निवारण देखेंगे। यदि आपको इनका कारण, निवारण और किसे कहते हैं, अगर आपको पता करना है तो आप हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं, मैंने अगले वीडियो में आपको बताया है। तो इसका निवारण देखेंगे जो कि प्रश्न में बताया गया है। तो इसका निवारण हम अवतल लेंस लगाकर करते हैं। जब अवतल लेंस पर समांतर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह परिवर्तित होकर इधर F बिंदु पर मिलती हैं, और फिर इधर से जब चलती हैं तो आती हुई इधर दोबारा जब इस पे आती हैं तो ये रेटिना आर पर इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। तो यह नेत्र लेंस है जो कि L से प्रदर्शित करते हैं, और यह दूर स्थित अनंत वस्तु से आने वाली समांतर किरणें हैं। तो देख लेते हैं कि इससे लिखेंगे किस प्रकार।
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंतता से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात यह डेड डैश में आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार यह अवतल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को अपसरित कर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब लेंस के फोकस F पर बनाता है। यह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा इसका प्रतिबिंब रेटिना आर पर स्पष्ट बनता है। अतः निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त अवतल लेंस की फोकस दूरी दोष युक्त नेत्र के लिए बिंदु की दूरी के बराबर होनी चाहिए। अब देखेंगे दूर दृष्टि दोष को दूर करने का दूर कैसे करेंगे, अर्थात दूर दृष्टि दोष का निवारण। यह दूर दृष्टि दोष का निवारण है जो कि उत्तल लेंस लगाकर करते हैं, और यह निकट स्थित वस्तु है, और यह नेत्र लेंस अर्थात L, और यह रेटिना R है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कि किस प्रकार से निवारण करते हैं। तो इस दोष का निवारण करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस वस्तु O से आने वाली किरणों को कुछ अभिसारित कर देता है, जिससे नेत्र लेंस द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब नेत्र की ओर आकर रेटिना R पर बनने लगता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होने पर उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको यह भी पता चल गया कि जरा दृष्टि दोष कहते किसे हैं। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस का कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की तथा नीचे का भाग निकट की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो यह हो गया जरा दृष्टि दोष का निवारण। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न का चौथवा प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना समझाइए। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य आदि, चंद्रमा, तारे को स्पष्ट देखा जा सकता है। तो यह इसका चित्र है। यह नेत्रिका है, यह अभिदृश्यक लेंस है अर्थात यह अवतल लेंस है, और ये इधर से देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ बनाते हैं खगोलीय दूरदर्शी का चित्र। संरचना, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली के सिरे पर अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है जिसके बाहरी सिरे पर अभिदृश्यक की अपेक्षा कम फोकस दूरी वाला एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस ई कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। नेत्रिका लेंस की नली अभिदृश्यक लेंस की नली के भीतर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा खिसकती है, जिससे लेंसों के बीच की दूरी परिवर्तित होती है। अब संयोजन देख लेते हैं। तो संयोजन में लिखेंगे, नेत्रिका को क्रॉस तार पर फोकस करने के बाद अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर करके दंड व्यवस्था द्वारा नली को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार के बीच कोई लंबन न रहे। इस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है।
अब प्रतिबिंब बनना अर्थात इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दूर स्थित वस्तु ए बी अर्थात चित्र में आप देखें, ये वस्तु है ए बी, वस्तु दूर स्थित ए बी से आने वाली समांतर किरणें अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस f1 पर वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब a1 b1 बनाती हैं। अब नेत्रिका को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि प्रतिबिंब a1 b1 की स्थिति नेत्रिका लेंस व इसके प्रथम फोकस f2 डैश के बीच में रहे। प्रतिबिंब a1 b1 नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस इसका आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी व अनंत के बीच बनाता है। यदि अभिदर्शक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के बीच दूरी इतनी हो कि प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस f2 डैश पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार से आप खगोलीय दूरदर्शी की संरचना, क्रिया, विधि और प्रतिबिंब का बनना समझा सकते हैं। इसके साथ ही पांचवा प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो इसे देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसके बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यदि लगाया गया विभवांतर B तथा चालक में धारा I हो तो V अर्थात विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। B बराबर I बराबर R, जो कि R नियतांक का कार्य करता है। इस नियतांक R को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक के पदार्थ की लंबाई, परिच्छेद, क्षेत्रफल तथा ताप पर निर्भर करता है। अब ओम के नियम का सत्यापन देख लेते हैं। ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। प्रयोगशाला में इसके सत्यापन के लिए एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा कंस्टेंटन या मैग्निन का प्रतिरोध तार लेकर सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। परिपथ में लगी कुंजी को बंद करने पर धारा बहने लगती है। धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदलकर अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ लेते हैं। B तथा I के भिन्न भिन्न मान प्राप्त करके इनके बीच ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर B उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। प्राप्त प्रेक्षणों से यह भी ज्ञात होता है कि B/I का मान स्थिर अर्थात ओम का नियम सत्य है। तो यह इसका इस प्रकार से कुछ ग्राफ खींचते हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही छठवां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की हैबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हैबर विधि, इस विधि की खोज फ्रिट्ज हैबर ने की थी। हैबर की विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अनुसार होता है, अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2+ और हाइड्रोजन की 3 मात्रा 3H2 और 2NH3 अमोनिया प्लस 24x0 KCl। तो यह इसकी जो अमोनिया बनाने की जो समीकरण है
इसके साथ ही यह एक उत्क्रमणीय व ऊष्माक्षेपी है तथा इसमें आयतन की कमी होती है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की सफलता के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक हैं, जैसे कि उच्च दाब 200 वायुमंडल दाब उपयुक्त रहता है। दूसरा है कम ताप 500 सेंटीग्रेड उचित ताप है। तीसरा है उत्प्रेरक कम ताप पर अभिक्रिया धीमी होती है। अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए आयरन अर्थात Fe उत्प्रेरक व माल ब्लेडिनम वर्धक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यह इसका कुछ चित्र है इस प्रकार से, और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका चित्र है। अब आगे बढ़ते हैं। वायु से प्राप्त N2 के एक आयतन को वाटर गैस H2 के 3 आयतन के साथ मिश्रित कर 200 वायुमंडल दाब पर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां 500 सेंटीग्रेड पर तप्त Fe उत्प्रेरक व यमो वर्धक का मिश्रण रखा होता है। यहाँ पर अभिक्रिया होकर NH3 बनाता है। बाहर निकलने वाली गैसों में 10% NH3 और शेष अपवर्तित N2 व H2 होते हैं। गैसीय मिश्रण को संघनित्र में से प्रवाहित करते हैं, जहां अमोनिया गैस द्रवित होकर जलीय NH3 बनाता है। अपरिवर्तित N2 व H2 को पुनः दाब बढ़ाकर उत्प्रेरक कक्ष भेज दिया जाता है। अमोनिया के गुण। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसके सूंघने से आंखों में पानी आ जाता है। इसके साथ ही दूसरा है वायु से हल्की है। अमोनिया का अणुभार 17 है, जबकि वायु का औसत अणुभार 29 है। तीसरा है जल में अति विलेय है। ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता घट जाती है। चौथा है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके साथ ही 7वां क्वेश्चन है साबुन क्या है? एक साबुन का सूत्र लिखिए। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। साबुन के निर्माण की एक विधि का वर्णन कीजिए। अच्छे साबुन में कौन से गुण होते हैं? तो उच्च बासीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं। ये साबुनीकरण क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं तथा एक कठोर जल के प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। ये जैव अपघटनीय हैं। इसके साथ ही साबुनीकरण, साबुन का निर्माण। साबुन को सामान्यतः खाद्य तेल जैसे मूंगफली का तेल, तिल का तेल आदि से बनाते हैं। ये तेल उच्च बासीय अम्लों के साथ ग्लिसरॉल के ट्राएस्टर होते हैं। तेल कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के साथ जल अपघटित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अर्थात CH2OCOR1 C सिंगल बॉन्ड CHOCOR1 प्लस 3NaOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OCOR1 अर्थात ये तेल, इसके साथ ही और एक कास्टिक सोडा। अब ग्लिसरॉल CH2OH, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH प्लस 3R1 COONA और फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH अर्थात एक ग्लिसरॉल और एक सोडियम कार्बोसिलिकेट अर्थात साबुन। तो इस प्रकार से साबुन बनाया जाता है। तो ग्लिसरॉल को साबुन से पृथक करने के लिए इसमें NaCl का संतृप्त विलयन डाला जाता है, जिससे साबुन का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाने के कारण साबुन
विक्षेपित होकर पृथक हो जाता है। R1COO यानी सॉलिडिस्ट Na प्लस यानी धनायन प्लस R1COO माइनस, जहां R1 बराबर C17H35 अपान C17H33, अर्थात NaCl को जब अलग करते हैं तो Na धनायन होता है और Cl ऋणायन होता है। अब साबुन के निर्माण देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो साबुन के निर्माण के लिए कच्चा माल, तो जैसे कि साबुन निर्माण के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे वनस्पति तेल या वसा। इसके लिए मूंगफली, तिल, महुए तथा नारियल आदि तेलों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। वनस्पति तेल या वसा के साथ साबुन निर्माण में कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास का उपयोग किया जाता है और इसके बाद पूरक मिलाए जाते हैं। इन पदार्थों के अतिरिक्त साबुन को निश्चित आकार एवं रंग देने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिन्हें पूरक पदार्थ कहते हैं या पूरक कहते हैं। अच्छे साबुन की विशेषताएं: एक अच्छी किस्म के साबुन को स्वतंत्र क्षार नहीं होने चाहिए तथा यह अल्कोहल में विलेय होना चाहिए और इनमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप साबुन के अच्छे साबुन के गुण और साबुन बनाने की एक विधि देख सकते हैं, समीकरण भी देख सकते हैं। और 8वां क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोजनों में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एथिलीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इस गैस की एक एक योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो यह इनके अंतर हैं, संतृप्त हाइड्रोजन, असंतृप्त हाइड्रोजन। तो इसका पहला है, इनमें कार्बनिक परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोजन में इनमें कार्बनिक परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि। और वही असंतृप्त हाइड्रोजन में द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन, जिन्हें ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n है। इसके साथ ही तीसरा, स्थायी तथा बहुत कम क्रियाशील होते हैं ये। तो दूसरा है, यह अस्थायी होते हैं, द्विबंध अर्थात डबल बैंड या त्रिबंध ट्रिपल बैंड के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके साथ ही चौथा यह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो दूसरा, यह योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। अब एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिलीन अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के अधिक्य के साथ 160 से 170 सेंटीमीटर पर गर्म करने से एथिलीन गैस होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। इसे यह एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को 110 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल बाहर निकल जाता है। और इसी को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 सेंटीमीटर पर गर्म करने पर C2H4 प्लस H2SO4 बनता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र लिखे हुए हैं, C2H5OH एथिल अल्कोहल का और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, और इन्हें 110 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो C2H5HSO4 अर्थात एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O जल बाहर निकल जाएगा। तो ये बचेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट H2C2H5HSO4, और इसे 160 से 170 सेंटीमीटर पर गर्म करेंगे तो C2H5 प्लस H2SO4 ये मिल जाएगा। तो एथिलीन। इसके साथ ही योगात्मक अभिक्रियाएं।
तो इसकी योगात्मक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिक से अभिक्रमक का योग होता है। क्या यौगिक की असंतृप्तता कम होकर संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो ये बनेगा BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, एथिलीन और ए लाल रंग और ए एथिलीन डाइब्रोमाइड रंगहीन। इसके साथ ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल Na प्लस H2O, अर्थात सोडियम और जल मिलाते हैं तो NaOH प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। 9वां प्रश्न है, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सॉरी, ये काले पेन से ही लिख गया इतना है, तो इसे आप नीले ही समझना है। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह होता है और संलग्न सदस्यों के अणु सूत्रों के बीच CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। और दो क्रमागत सदस्य एक दूसरे के सजात कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का सजातीय श्रेणी का यह गुण सजातीयता कहलाता है। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। दूसरा है, श्रेणी में क्रम से आने वाले हर अगले समजात के बीच हाइड्रोजन और दो कार्बन का अंतर अर्थात सिंगल बॉन्ड CH माइनस CH2 का अंतर इसके आणविक सूत्र में रहेगा। तीसरा है, एक श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। चौथा है, एक श्रेणी के सभी सदस्य अपने आणविक द्रव्यमान बढ़ाने के साथ साथ अपने भौतिक गुणधर्मों में भी क्रमबद्धता दर्शाते हैं। इसके साथ ही 10वां प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसे कैसे मापा जाता है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित या धनावेशित हो जाती है, अतः धातु और विलयन के मध्य विभवांतर पैदा हो जाता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव का मापन, किसी एकल इलेक्ट्रोड के विभव को मापना संभव नहीं है, परंतु दो इलेक्ट्रोडों का अंतर ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड माना जाता है। इसके लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड माना जाता है। सभी तत्वों के मानक विभव अर्थात इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन विभव के सापेक्ष मापे जाते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.0000 भी माना जाता है। उदाहरण जैसे जिंक के मानक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन विभव से जोड़ने पर विद्युत H अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात अधिक विभव से जिंक इलेक्ट्रोड कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर 0.076 B है। मानक हाइड्रोजन विभव का E अर्थात 0.0 B है, अतः E माइनस 0 इंटू 76 B है। तो इस प्रकार से तो 11वां क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है बाष्पोत्सर्जन वह जैविक भौतिक क्रिया है जिसमें जीवित पेड़ पौधे अपने बायसीय भागों से जल को बाष्प के रूप में वायुमंडल में स्वतंत्र करते हैं। अब बाष्पोत्सर्जन के प्रकार। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बाष्पोत्सर्जित अंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है वातरंधों द्वारा द्विबीजपत्री पौधों में तनु व शाखाओं पर कर्क के बीच बीच में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध कहते हैं। इनके द्वारा सबसे कम मात्रा 1% से कम में जल बाष्पोत्सर्जित होता है। दूसरा है उपत्वचा द्वारा तो पौधों की बाह्य त्वचा अर्थात बाहरी त्वचा के बाहर उपत्वचा पाई जाती है। यह पौधों के लिए आत्मरक्षक आवरण का कार्य करता है, परंतु इसके द्वारा जल के बाष्पीकरण की क्रिया भी संपन्न होती है। लगभग 8 से 10% बाष्पोत्सर्जन इस विधि से होता है। और तीसरा है रंध्रों द्वारा। पत्तियों की ऊपरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इस विधि से 80 से 90% जल का बाष्पोत्सर्जन होता है। ये जल का बाष्पोत्सर्जन होता है ये वृक्काकार द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं जिनके खुलने व बंद होने पर ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया निर्भर करती है। जब द्वार कोशिकाएं खुलती हैं तो बाष्पोत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, जबकि द्वार कोशिकाओं के बंद होने पर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है। तो अब बाष्पोत्सर्जन का महत्व समझते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन का महत्व, बाष्पोत्सर्जन को कार्टिन्स ने पौधों के लिए आवश्यक बुराई माना, क्योंकि एक ओर तो यह पौधों के लिए लाभदायक है, वहीं दूसरी ओर बाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए हानिकारक भी होता है। बाष्पोत्सर्जन से प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे तापमान। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कारकों द्वारा प्रभावित होती है। वायुमंडलीय ताप बढ़ाने से बाष्पोत्सर्जन की दर लगातार बढ़ती है, क्योंकि अधिक तापमान पर अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है और बाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ा देती है। दूसरी है वायु की गति। वायु की गति बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। अधिक तेज वायु में बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और धीमी वायु में दर कम हो जाती है। तीसरा है प्रकाश एवं उसकी तीव्रता एक बाह्य कारक के रूप में इस क्रिया को प्रभावित करती है। चौथा है आंतरिक कारकों में रंध्रों की संरचना, रंध्रों का विवरण, बाह्य त्वचा, उपत्वचा, पत्तियों की संरचना आदि शामिल किए जाते हैं, जिनके कारण भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है। और अब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग। तो इसका पहला प्रयोग है बेल जार प्रयोग। एक गमले एक पौधा लगाकर, अर्थात एक गमले में एक पौधा लगाकर इसकी मिट्टी को रबड़ की चादर से ढक दिया जाता है, जिससे मिट्टी बाष्पीकरण न हो सके। इस गमले को एक बड़े बेलजार से ढक देते हैं। गमले को धूप में रख दिया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जल की बूंदें बेलजार की अंदर की दीवार पर
इकट्ठी हो जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि जल की बूंदें पौधों से बाष्पोत्सर्जन द्वारा निकलती हैं। अब 12वां क्वेश्चन, हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर लिखिए। थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा इसमें स्रावित हार्मोन्स के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, हार्मोन्स एक ऐसा सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ होता है जो किसी बाह्य या अंतः उद्दीपन के कारण शरीर के किसी भाग को अंतःस्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर रुधिर में पहुंचता है और पूर्ण शरीर में संचरित होता है, और इसकी सूक्ष्म मात्रा ही शरीर की अन्य कोशिकाओं प्राय किसी विशिष्ट भाग की कोशिकाओं की कार्यकी को प्रभावित करती हैं। हार्मोन्स तथा एंजाइम में संबंध। इसका श्रवण केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं करती हैं, तो एंजाइम शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं। दूसरा है, अधिकांश हार्मोन्स के लिए अणु छोटे कम अणुभार वाले होते हैं, तो एंजाइम में ये जटिल प्रोटीन्स के बने होते हैं, इनके अणु तथा उच्च अणुभार वाले होते हैं। तीसरा है, कई हार्मोन्स जल में अघुलनशील परंतु वसा में घुलनशील होते हैं, तो दूसरा है, एंजाइम में सभी एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं। चौथा है, हार्मोन्स रुधिर के माध्यम से शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, तो एंजाइम में है, एंजाइम रुधिर में मुक्त न होकर स्वयं संश्लेषित करने वाली कोशिकाओं में उपयोग में आते हैं। पांचवा है, एक बार उपयोग में आने के बाद निष्क्रिय होकर विघटित हो जाते हैं हार्मोन्स, तो एंजाइम का विघटन नहीं होता है। अब थायराइड ग्रंथि मनुष्य में यह ग्रंथि गर्दन में श्वास नाल के शीर्ष पर स्थित स्वर तंत्र के ठीक नीचे पाई जाती है। यह भूरे गुलाबी रंग की एच के आकार की द्विपालीवत ग्रंथि है। इसकी दोनों पालियां संयोजी ऊतक की बनी संयोजक पट्टी या स्थाइमस द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का औसत भार लगभग 25 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि अनेक छोटे छोटे पिंडकों की बनी होती है। प्रत्येक पिंडक में अनेक गोले पुटिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी गुहा में आयोडीन युक्त कोलाइडली पदार्थ आइडोथायरोग्लोबुलिन भरा रहता है। ये पुटिकाएं एक ढीले संयोजी ऊतक के बने माध्यम में पड़ी रहती हैं, जिसे पीटिका कहते हैं। पीटिका में ही कुछ कोशिकाओं के ठोस पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें सी कोशिका या पैरापुटिकाएं कोशिका कहते हैं। अब स्रावित हार्मोन्स के कार्य देखेंगे। थायराइड ग्रंथि से निम्नलिखित 3 हार्मोन्स का स्रवण होता है। तो पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन्स या T4। इसका पहला है घेंघा। इस रोग में नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म संचित हो जाने के कारण वे बाहर की ओर उभर आते हैं। दूसरा है ग्रेव का रोग। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। और तीसरा है प्लूमर का रोग। इस रोग में थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। दूसरा है ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 या
थ्री। इसमें आयोडीन के 3 परमाणु होते हैं। इसके कार्य तथा रोग आदि भी थायरॉक्सिन की भांति ही होते हैं। और तीसरा है थायराकैल्सिटोनिन। यह स्ट्रोमा से संश्लेषित होने वाला आयोडीन रहित हार्मोन्स है। यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा हड्डियों के निर्माण में को प्रेरित करता है। तो इसके साथ ही 13वां क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो पहले संरचना। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। इनका विशिष्ट लक्षण इनमें निकले एक या अधिक प्रवर्ध होते हैं। तंत्रिका कोशिका को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कोशिका काय। यह तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंडाकार या गोल सा केंद्रीय भाग होता है। इसमें एक बड़ा व गोल केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, वसा बिंदुक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम तथा अनेक असममित आकार के बड़े बड़े निसल्स के कण होते हैं। दूसरा है डेंड्रान्स। कोशिका काय से अनेक छोटे आधार पर मोटे तथा सिरों की ओर क्रमशः पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें टेंड्रन्स कहते हैं। प्रत्येक टेंड्रन्स स्वयं टेंड्राइट्स कहते हैं। इसका मुख्य कार्य संवेदी कोशिकाओं को ग्रहण करना होता है। अब तीसरा एक्सान। साइटोन या कोशिका काय से निकले अनेक प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध लंबा व बड़ा होता है, जिसे एक्सान कहते हैं। एक्सान का वह भाग जो कोशिका काय से जुड़ा रहता है कुछ शंक्वाकार होता है, इसे एक्सान गिरिका कहते हैं। कार्यों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं का वर्गीकरण। कार्यों के अनुसार तंत्रिका कोशिकाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, संवेदी या अविवाही तंत्रिका कोशिकाएं। ये अंगों में संवेदनाओं को ग्रहण करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाती हैं। दूसरा है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपवाही अंगों से जोड़ती हैं। तीसरा है मध्यस्थ या संयोजक तंत्रिका कोशिकाएं। ये चालक तथा संवेदी तंत्रिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती हैं। 14 नंबर, भारत की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के उपयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यह 14वां क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। जनसंख्या को रोकने के लिए निम्न उपाय हैं, जैसे कि शिक्षा जनसंख्या को रोकने का सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि शिक्षित समाज परिवार नियोजन के महत्व को भली भांति समझता है। अतः सभी स्तरों पर व्यक्तियों को शिक्षित करना आवश्यक है। दूसरी बात है बच्चों की संख्या का निर्धारण। कानून में संशोधन करके प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था। थाईलैंड, चीन आदि में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु उनके संविधान में कानूनी व्यवस्था है, जिसके कारण इन देशों में जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है।
भारत में भी इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता है। चौथा है विवाह की आयु में वृद्धि। विवाह का सीधा संबंध जनन से होता है, अतः विवाह योग्य आयु की वृद्धि करने से जनन दर को कम किया जा सकता है। पांचवा, परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की दो विधियां हैं, अस्थायी और स्थायी। तो पहले अस्थायी निरोध, इसका उपयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण होने की संभावना नागण्य या मतलब असंभव हो जाती है। दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां। ये गोलियां स्त्रियों द्वारा ली जाती हैं, जिनके प्रयोग से गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरा है सुरक्षित काल। मासिक धर्म से एक सप्ताह पूर्व तथा मासिक धर्म से एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है, परंतु यह विधि सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती। गर्भ समापन, अनावश्यक गर्भधारण होने के बाद एक सीमित समय काल के भीतर एक कुशल डॉक्टर से गर्भ समापन कराया जा सकता है। पांचवा है लूप। स्त्रियों द्वारा लूप लगवाकर भी गर्भधान को रोका जा सकता है। अब स्थायी विधियां, नसबंदी। इसमें पुरुष की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। दूसरा है नलबंदी। इसमें महिलाओं की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिनसे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते। अब 15वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मादक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तंबाकू का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव है? तो उत्तर है नशा उत्पन्न करने वाले अर्थात मादक पदार्थों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे तंबाकू, अल्कोहल या मदिरा, और तीसरा नशीली दवाएं। अब तंबाकू का शरीर पर दुष्प्रभाव देख लेते हैं। तंबाकू में निकोटीन होता है, जो एक उत्तेजक व विषैला पदार्थ है। इसलिए तंबाकू की थोड़ी मात्रा भी मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसलिए अनेक दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला दुष्प्रभाव, तंबाकू में निकोटीन नामक विष होता है, जो फेफड़ों में एकत्रित होकर कैंसर, दमा आदि भयंकर रोग उत्पन्न करता है। दूसरा, तंबाकू के सेवन से पाचन शक्ति क्षीण होना, आमाशय और दांतों में सूजन आना, गैस अधिक बनना, कब्ज होना, भूख न लगना आदि लक्षण होते हैं। तीसरा है धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15% तक कम हो जाती है। चौथा है धूम्रपान से मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। और पांचवा है गर्भवती स्त्रियों के लिए धूम्रपान अधिक हानिकारक होता है। इससे भ्रूण की वृद्धि एवं विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और यदि आपने सामाजिक विज्ञान की जो मैंने मास्टर वीडियो कह सकते हैं कि बनाया है वो नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें भी आपको एक एक प्रश्न याद करके जाना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें बताए गए हैं। तो अगर आपने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।